आज के इस चर्चा में बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। ऐतिहासिक आंकड़ों के खजाने से हम गहराई से समझेंगे कि पहली से 11वीं सदी तक इस क्षेत्र को पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया आखिर क्यों कहा जाता था। चलिए इतिहास के इन पन्नों को पलटते हैं। इस विश्लेषण में हम 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। प्राचीन महाशक्ति के दौर से लेकर वैश्विक व्यापार, अपार संपत्ति, आय की तुलना और अंत में इसके पतन के कारणों तक। तो चलिए शुरू करते हैं खंड 1 से, हमारी प्राचीन आर्थिक महाशक्ति और उस अपार संपत्ति की नींव। इन आंकड़ों को देखते हैं। दुनिया भर में बनने वाले कुल सामान का 43% यानी लगभग आधा हिस्सा अपने चरम पर अकेले यहीं बन रहा था। मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के दौर में उत्पादन का जो स्तर था वो वाकई हैरान करने वाला है। और जब उत्पादन इतना ज्यादा हो तो जाहिर है कमाई भी बेहिसाब होगी। दुनिया की कुल आय का 27% हिस्सा सीधे यहीं आ रहा था। इसका श्रेय जाता है हर घर में चल रहे सूत काटने और लोहे के औजार बनाने जैसे कुटीर उद्योगों को, जो अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ थे। आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, वैश्विक व्यापार और मुद्रा, यानी उस दौर का एक्सपोर्ट इंजन। अब सोचने वाली बात है कि ये कमाई हो कैसे रही थी। इसका सीधा जवाब है भारी व्यापार अधिशेष। मसाले, सूती कपड़े, हीरे और नील जैसी बेशकीमती चीज़ों का भारी मात्रा में निर्यात किया जाता था, और बदले में आयात क्या होता था? बस थोड़ा बहुत रोमन सोना, कांच, औषधीय शराब और टिन। ये एक ऐसा जादुई चक्र था जहां विदेशी सोना लगातार घरेलू बाजार में भर रहा था। सिर्फ सामान ही नहीं, पैसे के लेन देन का तरीका भी बहुत एडवांस था। वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम को पीछे छोड़कर सिक्कों का इस्तेमाल शुरू होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिली। 2600 साल पहले महाजनपदों ने चांदी के सिक्के चलाए, फिर 350 ईसा पूर्व में चाणक्य ने वो आर्थिक ढांचा तैयार किया जिसने पहली सदी आते आते सोने की चिड़िया वाले स्वर्णिम युग की नींव रख दी। अब आते हैं खंड 3 पर, अपार खनिज और मंदिरों की संपत्ति। चलिए देखते हैं इस समृद्धि के कुछ ठोस प्रमाण। संपत्ति कितनी ज्यादा थी इसे इस तरह से समझते हैं। 17वीं सदी में सिर्फ एक मयूर सिंहासन को बनाने में इतना खर्च आया था कि उतने में 2 पूरे ताजमहल खड़े किए जा सकते थे। यह सच में दौलत का एक ऐसा अकल्पनीय संचय था जिस पर यकीन करना मुश्किल है। और हाँ, 105 कैरेट के विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को कैसे भूल सकते हैं। आज के समय में इसकी कीमत लगभग $1 अरब आंकी जाती है। ये तो बस एक उदाहरण है उस असीम प्राकृतिक संपदा और कीमती रत्नों का जो यहाँ मौजूद थे। दौलत सिर्फ तिजोरियों में नहीं थी, बल्कि सचमुच जमीन से निकाली जा रही थी। झारखंड की स्वर्णरेखा नदी का नाम तो सुना ही होगा। ये नदी अपनी बहती रेत के साथ प्राकृतिक रूप से सोने के कण उगलने के लिए मशहूर रही है। इन स्थानीय स्वर्ण भंडारों ने क्षेत्रीय आर्थिक विकास को सीधे तौर पर गति दी। और फिर आते हैं प्राचीन मंदिर, जो उस वक्त विशाल खजानों की तरह काम करते थे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में रखी संपत्ति इतनी असीमित है कि इसके एक छोटे से कोने की कीमत ही आधुनिक केरल राज्य की 1.3 लाख करोड़ की सालाना आय के बराबर है। धन का ऐसा संकेंद्रण वाकई विस्मयकारी है। चलिए अब खंड 4 की ओर मुड़ते हैं और 16वीं सदी में इस अपार आय की तुलना बाकी दुनिया से करते हैं। साल 1600 के आसपास प्रति व्यक्ति आय के अनुमानों पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। ब्रिटेन 1137, चीन 940 और अमेरिका 897 पर था, जबकि यहाँ का आंकड़ा 135 बताया जाता है। लेकिन रुकिए, असली कहानी प्रति व्यक्ति आय से नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के पैमाने से तय होती है। भले ही प्रति व्यक्ति आय कम दिख रही हो, लेकिन अर्थव्यवस्था के कुल आकार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1500 ईस्वी के आसपास पूरी दुनिया की कुल आय में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 24.5% थी। इसे ऐसे समझिए कि ये उस समय के पूरे यूरोप की संयुक्त आय के बिल्कुल बराबर था। लेकिन फिर सब कुछ कैसे बदल गया, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे आखिरी और 5वें खंड पर, आक्रमण और आर्थिक गिरावट। जहां इतनी बेतहाशा दौलत होगी, वहां बाहरी आक्रमणकारियों की नजर पड़ना स्वाभाविक है। 7वीं सदी के बाद परिदृश्य बदलने लगा। 1025 ईस्वी में महमूद ग़ज़नी के सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले को ही देख लीजिए।
एक ही झटके में करीब 20 लाख दीनार लूट लिए गए। यहीं से मजबूत अर्थव्यवस्था की जड़ें हिलनी शुरू हुईं। आर्थिक लूट का एक और बड़ा उदाहरण 1001 ईस्वी में मिलता है। राजा जयपाल की हार के बाद 4 लाख भारी सोने के सिक्के और 4.5 लाख सिक्कों की फिरौती गंवानी पड़ी। अगर इसे आज के हिसाब से देखें तो ये करीब $1 अरब का भारी भरकम नुकसान था। और इस गिरावट में सबसे बड़ा झटका साबित हुआ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन। सदियों से दुनिया की जीडीपी में जो 25% का दबदबा चला आ रहा था, वो औपनिवेशिक युग के खत्म होने तक सिकुड़कर सिर्फ 2 से 3% रह गया। एक विश्व आर्थिक शक्ति का ये एक बहुत ही विनाशकारी पतन था। इतिहास के इन सभी पन्नों को पलटने के बाद मन में एक बड़ा सवाल उठता है। इस शानदार आर्थिक विरासत और असीम संसाधनों के इतिहास को देखते हुए, क्या भविष्य में कभी वो ऐतिहासिक दर्जा वापस मिल सकता है? क्या सोने की चिड़िया फिर से उड़ान भर पाएगी? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।